नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू नॉलेज एकेडमी में। और आज एक बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। मुंडा शासन व्यवस्था, इसकी पूरी सीरीज अभी चल रही है ना। तो मुंडा शासन व्यवस्था जो मुंडा जनजाति की है और बहुत ही सरल भाषा में और फुल चैप्टर को इसमें कवर किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका निवास स्थान झारखंड के मूलतः किस किस जिले में है और इनकी आबादी कितनी है। तो हम देखते हैं कि जो ये रांची और खूंटी दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की रांची और खूंटी में तथा पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये जो कोल्हान प्रमंडल के 3 जिले हैं, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। और उत्तरी छोटानागपुर में यदि देखते हैं तो धनबाद और हजारीबाग, ये 2 जिले तथा पलामू प्रमंडल में यदि देखते हैं तो पलामू जिला। ये जो 7 जिले हैं ये मुंडा जनजाति के वैसे जिले हैं जहां बहुल संख्या में मुंडा जनजाति यहाँ निवास करते हैं। अब हम इसके देखते हैं कि इनकी आबादी कितनी है। तो झारखंड में जितनी भी जनजातियां निवास करती है उनकी कुल आबादी का 14.23% आपका मुंडा जनजाति यहाँ निवास करती है। कितना करती है? 14.23%। और हम देखते हैं तो जो मुंडा जनजाति है वो आपका झारखंड में जितनी भी जनजातियां निवास करती है उसका तीसरा बड़ा इनकी आबादी है, मतलब तीसरी बड़ी ये जनजाति है। पहला जो है वो आपका संथाल आता है, दूसरा जो है वो उरांव है और तीसरा जो है वो मुंडा जनजाति है। मतलब झारखंड में जितने भी जनजातियां हैं उसकी तीसरी बड़ी जनजाति कौन है? तो मुंडा जनजाति। पहला में संथाल, दूसरा में उरांव है। अब हम देखते हैं इसके आगे इनकी जो पंचायत संरचना है। तो इनकी पंचायत संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? तो इनके पंचायत संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। 3 स्तरीय होता है। पहला जो है वो ग्राम पंचायत, दूसरा जो है अंतर ग्राम पंचायत और तीसरा जो होता है वो जनजातीय समुदाय के स्तर पर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ग्राम पंचायत में एक गांव होते हैं। उस गांव को खुटकट्टी ग्राम बोल सकते हैं, या तो फिर इस ग्राम पंचायत को हम खुटकट्टी पंचायत बोलते हैं या खूट ग्राम पंचायत ही बोला जाता है। इसमें एक गांव होता है, एक गांव में बहुत सारे टोले भी होते हैं। वो सारे टोले मिलाकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण करता है। और अंतर ग्राम पंचायत यदि देखते हैं तो इसमें 20 से 12 गांव को मिलाकर एक अंतर ग्राम पंचायत का निर्माण करता है। उस अंतर ग्राम पंचायत में जिसमें 12 से 20 गांव शामिल हो उसको पहाड़ा पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ा पंचायत कहते हैं। तो पहाड़ा पंचायत में कितने गांव शामिल होते हैं? 12 से 20 गांव शामिल होते हैं। उसी तरह यदि हम देखते हैं कि जनजातीय समुदाय के स्तर पर, तो इसमें जो एक पहाड़ा था, इसमें है कि आपका 22 पहाड़ा का मिलाकर एक सभा का निर्माण करता है, जिसमें एक सर्वोच्च राजा का चुनाव होता है। मतलब सर्वोच्च राजा होता है जो जनजातीय समुदाय के स्तर पर होते हैं। इसमें मतलब 22 पहाड़ा के सभा होता है। इसमें एक ही पहाड़ा पंचायत है। एक पहाड़ा पंचायत मतलब 12 से 20 गांव। और इस ग्राम पंचायत पे एक गांव होता है, उस गांव के बहुत सारे टोले होते हैं। और इसी ग्राम पंचायत को हम खुटकट्टी ग्राम पंचायत ही बोलते हैं या खूट ग्राम पंचायत भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम पंचायत में गांव होते हैं और मुंडा जनजाति में गांव को हातू बोला जाता है। तो गांव के प्रधान को क्या बोला जाता है? तो गांव के प्रधान को हातू मुंडा बोला जाता है। गांव के प्रधान को हातू मुंडा बोला जाता है। और इसका जो काम होता है मुंडा का, वो क्या होता है? कर के वसूली का काम होता है। और गांव के अंदर यदि कुछ वैसा विवाद हो जाता है तो उसको निपटारा करने का काम कौन करता है? वो हातू मुंडा करते हैं। और यदि गांव में बेटकी का अध्यक्षता करना है, यदि गांव में बेटकी का अध्यक्षता करना है तो वो कौन करता है? हातू मुंडा करता है। जैसे यहाँ बेटा की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये हातू मुंडा कर रहे हैं। और मुंडा का कार्य ये भी होता है कि गांव का जो प्रशासनिक है, वहाँ का जो न्याय व्यवस्था है और जो सामाजिक कार्य है, उसका भी दायित्व किसके ऊपर होता है? तो वो हातू मुंडा के ऊपर होता है। और यदि गांव के बाहर कोई बाहरी मामला है और वो गांव से जुड़ा है तो गांव का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो वो गांव का प्रधान हातू मुंडा करता है। अब हम देखते हैं कि गांव का जो पाहन है वो कौन होता है। तो गांव का पाहन आपका मुंडा का सहायक होता है। यदि गांव में
मुंडा मुंडा की अनुपस्थिति है तो गांव का प्रधान का काम कौन करेगा? वो पाहन करेगा। मतलब कि उस गांव की जितने भी कार्य होगा उस कार्य को नेतृत्व कौन करेगा? तो पाहन करता है। पाहन भी दो तरह के होते हैं, एक मुख्य पाहन, दूसरा पुजारी पाहन। वही जो मुख्य पाहन है वही मुंडा का सहायक होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो पुजारी पाहन है इसका क्या काम करना है। इसका काम होता है पूजा पाठ करना। गांव में जितने भी पूजा पाठ, देवी देवता का अनुष्ठान इसका जो संपन्न करवाना होता है वो कौन करता है? पुजारी पाहन करता है। और त्योहारों की जो तिथि को निश्चित करता है वो कौन करता है? पुजारी पाहन करता है। लेकिन ये जो त्योहारों की तिथि जब निश्चित होती है तो उस समय गांव के बड़े बुजुर्ग और हाथू मुंडा भी उसमें शामिल होते हैं, तब जाकर त्योहारों की तिथि को निश्चित किया जाता है। गांव में एक महतो होते हैं जो मुंडा और पाहन का सहायक होता है और मुंडा के द्वारा दिया गया सूचना गांव में जारी करता है। मतलब महतो जो होता है वो आपका मैसेंजर का काम करता है। और महतो क्या करता है? मुंडा के जो कुछ भी यदि आदेश आता है तो उस आदेश को गांव के सारे लोगों के बीच सूचना देने का काम जो करता है वो महतो करता है। यदि गांव के बाहर भी यदि कोई सूचना जारी करना है तो वो भी कौन करेगा? वो भी महतो ही करता है। महतो जो होता है वो पुजारी पाहन का भी ये सहायक होता है। तो महतो किनका किनका सहायक हो गया? एक हाथू मुंडा का और पाहन का, मतलब मुख्य पाहन का, और पुजारी पाहन का भी ये सहायक होता है। अब हम देखते हैं अंतर ग्राम पंचायत। तो अंतर ग्राम पंचायत जो है उसमें कितने गांव होते हैं? तो इसमें 12 से 20 गांव को मिलाकर एक अंतर ग्राम पंचायत का निर्माण करता है। उसी को हम पहाड़ा पंचायत भी कहते हैं। पहाड़ा पंचायत में कितने गांव आते हैं? तो 12 से 20 गांव होते हैं जो मिलकर पहाड़ा पंचायत का निर्माण करता है। पहाड़ा पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो बहुत जगह हम ये देखते हैं कि पहाड़ा पंचायत का जो प्रधान होता है कहीं कहीं मानकी होता है तो कहीं कहीं पहाड़ा राजा होता है। तो पहाड़ा पंचायत का प्रधान जो है वो मानकी या तो फिर पहाड़ा राजा होता है। अब हम देखते हैं कि इनके प्रमुख जो अधिकारी होते हैं, मानकी या पहाड़ा राजा के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं वे कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दीवान। तो दीवान कौन होता है? तो दीवान जो होता है वो पहाड़ा राजा का मंत्री होता है। मतलब राजा के आदेश जो आता है वो लोगों में लागू करवाने का काम कौन करता है? तो वो दीवान करते हैं। इसमें यदि पहाड़ा राजा कहीं यदि सभा हो रहा है तो सभा की कार्रवाई करने का आदेश देता है पहाड़ा राजा, किसको? दीवान को। और वो आदेश को पालन करते हुए वो कार्रवाई का शुरू करवाता है कौन? दीवान। दीवान भी यहाँ आपका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गढ़ दीवान और दूसरा जो होता है वो आपका राज दीवान। तो ये गढ़ दीवान का काम क्या होता है और राज दीवान का क्या काम होता है? तो गढ़ दीवान के जो काम होता है वो गढ़ के अंदर ही जो क्रियाकलाप होंगे उसका कार्य का देख रेख कौन करेगा? तो गढ़ दीवान करेगा। और जो राज दीवान होंगे वो गढ़ के बाहर जो भी क्रियाकलाप होगा उसका देख रेख कौन करेगा? तो वो राज दीवान करेंगे। तो दीवान भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक गढ़ दीवान और दूसरा राज दीवान। और गढ़ दीवान और राज दीवान ये दोनों क्या करते हैं? राजा के आदेश को लागू करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिपाही, जिसको बरगदाज के बोला जाता है, तो इसका काम क्या होता है। जैसे यदि पहाड़ा पंचायत में जो पहाड़ा राजा होते हैं वो आदेश किसको देता है? तो दीवान को देता है। और वही आदेश को दीवान क्या करता है? ये जो सिपाही है, बरगदाज है, इसको दे दिया जाता है। और दीवान के आदेश को गांव में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो सिपाही करता है। अब हम देखते हैं कि लाल कौन होता है। तो लाल जो होता है, जहाँ जैसे जो भी सभा होती है तो सभा का वकालत करने का काम कौन करता है? तो लाल करता है। और उस सभा में जो बहस करने का काम करता है तो लाल करता है, इसलिए उसे गांव का वकील भी बोला जाता है। लाल कौन होता है? सभा का वकालत करने वाला होता है, उसे गांव का वकील भी बोला जाता है। और इसमें भी आपका जो लाल होते हैं वो आपका कितने प्रकार के लाल होते हैं? तो 3 प्रकार के लाल होते हैं, है ना। जो पहला होता है वो होता है आपका बड़ लाल। जो दूसरा होता है आपका वो होता है मंझलाल। और तीसरा जो होता है वो आपका छोटे लाल। और जहाँ भी सभा होती है अर्थात सभा का जो निर्णय लिया जाता है, ठीक है, वहाँ जो बहस होता है, ठीक है, जो बहस होता है, जो वकालत का काम करता है, जो लाल वकालत का काम करता है, उससे जो बहस होती है तो निर्णय लेने का जो भूमिका अदा करता है वो बड़लाल, मंझलाल
और छोटलाल, ये तीनों मिलकर ये निर्णय लेने का भूमिका अदा करता है उस सभा में। तो हम यहाँ देखें कि लाल कौन होता है, तो लाल जो होता है वो आपका सभा का वकालत करता है, मतलब सभा में बहस करता है, मतलब गांव का ये वकील होता है। अब हम देखते हैं कि दरोगा कौन होता है। तो दरोगा जो होता है वो सभा की कार्यवाही को नियंत्रण करता है और सभा में जो भी लोग आते जाते हैं उनकी जो मतलब उनकी जांच पड़ताल करती है कि कोई हथियार लेकर तो नहीं आया है इस सभा में, तो उसकी जांच पड़ताल का काम कौन करता है, तो वो दरोगा करता है। दरोगा क्या भी करता है, दरोगा जो है वो सभा का नियंत्रण भी करता है। अब हम देखते हैं कि पुरोहित का काम क्या होता है। पुरोहित जो होता है उस सभा में यदि किसी को दंड मिलता है, ठीक है, तो दंड मिलना और जब दंड पूरा हो जाता है तो उसके बाद उस समाज में फिर से उस अपराधी को शामिल करने के लिए उसे शुद्धिकरण का काम किया जाता है, उसे शुद्धिकरण किया जाता है। वो शुद्धिकरण कौन करता है, तो पुरोहित करता है। मतलब कि यदि वैसा कोई व्यक्ति है ना गोत्र के विरोध, यदि अपने जाति के विरोध वैसा काम करता है तो उसे पहाड़ा राजा के द्वारा उसे क्या दिया जाता है, उसे दंड दिया जाता है। और वो दंड का जब वो कंप्लीट हो जाता है वो दंड, तो उसे समाज में फिर से मिलाने के लिए है ना उस व्यक्ति को पुरोहित क्या करता है, उसको शुद्धिकरण करता है, शुद्धिकरण का काम करता है पुरोहित। अब देखते हैं कि ठाकुर कौन होता है। तो ठाकुर जो होता है वो राजा के सहयोगी होता है और राजा के बहुत सारे काम में हाथ को बटाते हैं, मतलब वो कौन होते हैं, तो ठाकुर होते हैं। यहाँ देखते हैं कुंवर, लाल, करतो और कोतवाल राजा के मुख्य अधिकारी होते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि चवार डोलायत। चवार डोलायत कौन होता है, तो सभा में हाथ पैर धुलाने का काम करता है। सभा में जितने लोग भी आते हैं उनका जो हाथ पैर धुलवाने का काम करता है, तो वो क्या करता है, चवार डोलायत ही काम करता है उसका। कौन करता है, चवार डोलायत। और पांडे वहाँ क्या काम करता है, तो सभा में जो भी सभा होती है, जो भी बैठक होती है, उसकी जो भी दस्तावेज का रख रखाव का काम होता है तो वो कौन करता है, तो वो आपका पांडे करता है। तो हम यहाँ देख लिए कि पहाड़ा पंचायत का प्रधान कौन होता है, या तो मानकी होगा, किसी किसी क्षेत्र में मानकी होता है, किसी किसी क्षेत्र में पहाड़ा राजा होता है। दीवान कौन होता है, दीवान जो होता है पहाड़ा राजा का, पहाड़ा राजा मंत्री का मंत्री होता है। हम सिपाही देख लिए, लाल देख लिए, दरोगा, पुरोहित, ठाकुर, कुंवर लाल, करतूर, कोतवाल इनका अधिकारी होता है पहाड़ा राजा का। और चवार डोलायत देख लिए और पांडे देख लिए। अब हम देखते हैं कि जनजातीय समुदाय के स्तर पर इसमें होता है कि 22 पहाड़ा को मिलाकर एक सभा का निर्माण करता है और उसमें एक राजा होते हैं। इसमें जो होता है वो 22 पहाड़ा को मिलाकर है ना एक सभा का निर्माण करता है, ठीक है। और उसमें एक सर्वोच्च राजा होते हैं जो सर्वोच्च राजा का निर्माण करते हैं। इसमें 22 पहाड़ों को मिलाकर एक सभा करते हैं, ठीक है। इसमें पहाड़ा राजा ही होते हैं। जिस तरह आपका पहाड़ा पंचायत में है ना जिनका प्रधान पहाड़ा राजा हुआ करता था, उसी तरह इसमें 22 पहाड़ाओं को यदि मिलाते हैं तो इसका भी जो प्रधान कौन होगा, तो पहाड़ा राजा ही होगा। लेकिन इसका जो नाम होता है वो राज होता है, मतलब राजा होता है, वो सर्वोच्च होते हैं। इन्हें सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है कि यदि कोई वैसा विवाद यदि वो गांव के स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर नहीं सुलझता है तो उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आपका पहाड़ा पंचायत पर। और यदि पहाड़ा पंचायत में भी नहीं सुलझता है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है 22 पहाड़ा के सभा पर। और यहाँ उसका एकदम निश्चित ही उसका निर्णय निकाला जाता है। और जो 22 पहाड़ा सभा का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है, इसलिए इसे सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है। जो अंतर्ग्राम में जितने भी अधिकारी होते हैं इसमें भी सारे अधिकारी वही होते हैं। जिस तरह अभी हम देखें कि अंतर्ग्राम में यहाँ दीवान, सिपाही, लाल, दरोगा, पुरोहित, कुंवर लाल, कारतूर, ठाकुर, चवार, डोलायत और पांडे होते हैं, उसी तरह आपका यहाँ भी आपका जो 22 पहाड़ा मिलकर एक जो सभा का निर्माण करता है ना, उसमें भी सारे वही अधिकारी होते हैं। यदि पहाड़ा सभा में विवादों का निपटारा नहीं होता है तो 22 पहाड़ा राजा के सभा में विवाद का निपटारा किया जाता है। और 22 पहाड़ा सभा में राजा जो होता है वो जाति निकाल के सजा भी दे सकता है। यदि वैसा अपराध किया हो तो यहाँ 22 पहाड़ा के जो राजा होते हैं, 22 पहाड़ा सभा के जो राजा होते हैं, वो जाति निकाल की सजा भी दे दिया जा सकता है। इसमें 22 पहाड़ाओं मिलकर एक सभा का निर्माण करता है। अब हम मुंडा शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं को देख लेते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं अखड़ा। तो अखड़ा क्या होता है, अखड़ा जो होता है वो सभा स्थल का एक सभा स्थल होता है
जिसे अखड़ा कहा जाता है। और वो जो सभा स्थल जो अखड़ा होता है या तो वो गांव के बीच में होता है ना, या तो फिर वैसा जहाँ एक पुराना वृक्ष हो और उसके उसके चारों ओर एक चबूतरा बना हुआ हो, जहाँ इनका सभा स्थल पर सभा किया जा सकता है, जिसे अखड़ा कहते हैं। और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकता है। ठीक है, तो गांव का सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है वो कहाँ होता है, वो अखड़ा में ही होता है। तो अखड़ा हम समझ गए वो क्या होता है। अखड़ा जो होता है वो सभा स्थल होता है, किसका, मुंडा जनजाति का सभा स्थल होता है, मुंडा शासन व्यवस्था का एक सभा स्थल होता है अखड़ा। अब हम देखते हैं कि वहाँ जो जितने भी पद थे, जैसे मुंडा का, मानकी का, तो ये जो पद है आपका कौन जी है, सब वंशानुगत है। मतलब मुंडा का बेटा मुंडा ही बनेगा। लेकिन यदि मुंडा का बेटा मुंडा बनेगा, उसी समय बनेगा यदि वो योग्य होगा, और यदि वो अयोग्य पाया गया तो उसे उस पद पर उसे नहीं बिठाया जाता है, बल्कि उसी के खानदान से कोई योग्य व्यक्ति जो होते हैं, जो उसको मुंडा का पद दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें महिला जो है वो मुंडा समाज में कोई भी मुंडा पद नहीं दिया जाता है। महिलाओं को मुंडा समाज में मुंडा का पद नहीं दिया जाता है, और ना ही उसे कोई सभा में विचार विमर्श में शामिल किया जाता है। हाँ, यदि उससे कोई अत्याचार हुआ या तो फिर वो आपका किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, ठीक है, तो वो सभा में वो शामिल हो सकती है, उसकी बातों को सुना जाता है। लेकिन महिलाओं को मुंडा के समाज में कोई मुंडा पद नहीं दिया जाता है, और उसे कोई भी सभा में यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो उसके विचार विमर्श में उसको शामिल नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं कि गांव में यदि कोई भूमि विवाद होता है, ठीक है, तो उसका बंटवारा इत्यादि का काम, ठीक है, कौन करता है, तो गांव का मुंडा ही करता है। यदि विवाद नहीं सुलझता है तो वो पहाड़ा राजा के सभा में जाता है और वहाँ निपटाया जाता है उस मुद्दे को। यदि वहाँ भी विवाद नहीं सुलझता है तो वो विवाद को 22 पहाड़ा राजा के सभा में ले जाया जाता है, और वहाँ निश्चित ही उसका निदान निकाला जाता है, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय का उसे दर्जा दिया गया है। अब हम देखते हैं कि जो पाहन होते हैं, अब हम देखते हैं कि जो गांव का पाहन होता है उसे एक लगान मुक्त भूमि दी जाती है। और वो लगान मुक्त भूमि किस लिए दी जाती है, तो उसमें ताकि वो पूजा पाठ कर सके, ठीक है, पूजा पाठ में बलि चढ़ाया जा सके, और उसका जो है उस भूमि को हम डाली कटारी भूमि कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाहन को जो लगान मुक्त भूमि दिया जाता है उसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है, जिसमें वो पूजा पाठ कर सकता है। मुंडाओं द्वारा जो निर्मित खेत होता है उसे खुटकट्टी भूमि कहा जाता है, और जो इस खेत को निर्माण करता है उसे खूट कट्टीदार कहते हैं। खूंट का अर्थ जो होता है वो परिवार होता है। तो हमने देखा कि मुंडा शासन व्यवस्था क्या होती है। इसकी और एक विशेषता होती है कि हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ आपका मुंडा का पद खाली होता है, जैसे तो उसमें आपका मुंडा का पद भरने के लिए अभी भी ये वो प्रथा चलते आ रहा है। वो जो है वो रांची जिला के लोहा जिमी क्षेत्र आता है, ठीक है। उसमें 9 जून को हर बार जो गुड़िया पहाड़ा के मुंडा है और पहाड़ा राजा है वहाँ आकर मिलते हैं, और जिस जिस मौजा में मुंडा का पद रिक्त होता है उस गांव में मुंडा को, है ना, पगड़ी देकर वहाँ की मुंडा पद को भर दिया जाता है। मतलब रिक्त वहाँ नहीं रहने दिया जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ मिला जाता है, 9 जून को, ठीक है। कहाँ के पहाड़ा मिला जाता है, तो गुड़िया पहाड़ा के मुंडा और पहाड़ा राजा मिलते हैं, ठीक है। कौन से क्षेत्र के, तो वो लोह जिमी क्षेत्र का होता है, रांची का। तो ये रहा आपका मुंडा शासन व्यवस्था। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है इसे बनाने में। और आपको यदि अच्छा लगा होगा तो फिर इसी तरह आप ये जो सीरीज़ है वो चलते रहेगा और आपके बीच लाया जाएगा, ठीक है। ओके, जय झारखंड, जय जोहार, थैंक यू।